नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और सबसे पहले सुर्खियों पर डालेंगे एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है हमारी कोशिश। आने वाले समय में युवाओं पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। नई चुनौतियों के खोजने होंगे नए समाधान। एआई संचालित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को किया राष्ट्र को समर्पित। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत। भाजपा का आप सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। कहा, नशे से मरने वाले युवाओं की बड़ी संख्या। रंगदारी और टॉर्चर का है बोलबाला। मेरठ में सीएम योगी ने किया कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण। शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ियों की सुरक्षा और उनके स्वागत के लिए तत्परता के साथ खड़ी है सरकार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों की आज फिर हुई सोरेन सरकार से बातचीत, पर नहीं निकला समाधान। फिलहाल सरकार ने शिकायत के लिए वेबसाइट और ईमेल की जारी। और हिमाचल के चंबा में सड़क हादसा। बैरागढ़ तिस्सा मार्ग पर बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में 7 लोगों की मौत, 11 घायल। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। वहीं आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। एआई आधारित यह अत्याधुनिक सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के क्षेत्र में संस्थान की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में हर दौर एक नई चुनौतियों और अवसरों की संभावना से भरा हुआ है। ऐसे में छात्रों को समाधान पर ज्यादा ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देश को आत्मनिर्भर विकसित बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। वहीं पीएम मोदी ने रिसर्च और इनोवेशन को नई संभावना बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अकादमिक रिसर्च को आसान बनाने और उसकी सहज उपलब्धता के लिए बीते दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन से रिसर्च और भी आसान हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। और अब खबर मुंबई से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम
नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीएसई में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अम्ब्रेला संस्थान से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हमारा जो आंदोलन है, इसका एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है, इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा, उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी और इसके आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कंसेप्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत एक प्रकार से आज हो रही है। और अब बात झारखंड के छात्र आंदोलन की, जहां परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि विवादित परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से आज बातचीत की। मंत्रियों के समूह में सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल रहे। उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के सभी मंत्री और खासतौर पर झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सभी छात्र समूहों और संबंधित स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम सुझावों के आधार पर एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.feedback@gmail.com पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और झारखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर न्याय की आवाज बुलंद कर रहा है। छात्र संगठन के नेताओं और इससे संबद्ध विद्यार्थियों ने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब में पेपर लीक, रंगदारी वसूली और हिंसा जैसी घटनाओं से आम लोगों में डर का माहौल है। भाजपा का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ भी पंजाब की आप सरकार का रवैया ठीक नहीं है। आज पंजाब कि आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की एक सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किस तरह रक्षक भक्षक बनके
पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की शांति, पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। और बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में सरकार माफिया के हाथों में चल रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों, भर्ती घोटाले और किसानों से जुड़े आंदोलनों में पुलिस प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भाजपा ने कहा कि पंजाब में अघोषित सेंसरशिप लगी हुई है। पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंडमान निकोबार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज श्री विजयपुरम स्थित आईएनएस उत्कृष्ट पहुंचे, जहां उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति को आईएनएस उत्कृष्ट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य तैयारियां पूरी की गई हैं। भारत सरकार के औषध विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के नवे संस्करण का आज अंतिम दिन था। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत की ओर, भारत को गुणवत्ता के वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाना था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और एआई इन मेडेक्ट रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का अनावरण किया। यह सम्मेलन भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग से जुड़े उद्यमियों और पेशेवरों ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों के कारण ही देश के चिकित्सा उपकरण उद्योग ने काफी प्रगति की है। जो हमारा इकोसिस्टम है पिछले 8-10 साल से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अच्छे तरीके से चल रहा है और जो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं बढ़ रही हैं। डिस्पोजेबल्स, कंज्यूमेबल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स अब इंपोर्ट्स को क्रॉस कर गई हैं और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारी हैं वो $4 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। हमारी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, उससे जो हमारी आत्मनिर्भरता भारतीय उत्पादों की है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अगर आप देखें तो हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की एक स्कीम भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने निकाली है। उस स्कीम में क्लिनिकल वैलिडेशन, उस स्कीम में आपका मार्जिनल इन्वेस्टमेंट और उस स्कीम में यदि आप नए प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें ग्रांट्स और फाइनेंसिंग दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत सशक्त मैसेज जाता है गवर्नमेंट से कि हम इस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया,
अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। युवा आबादी की ऊर्जा का संचार सही दिशा में हो, इसलिए नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर सरकार लगातार युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक निश्चित तौर पर इसी युवा पीढ़ी के साथ हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जो विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी भारत है, तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति के इस अभियान से भारत का हर युवा जुड़े, भारत का हर परिवार जुड़े, समाज का हर वर्ग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरे युवाओं के साथ लिया है और मुझे लगता है हम सभी भारतवासी इस अभियान को अपने संकल्प के साथ जोड़ेंगे। हम अगर विकसित भारत बनाना का सपना जो देख रहे हैं 2047 में, तो निश्चित रूप से इन्हीं युवाओं के बल पर, जो आज की युवा पीढ़ी है, इन्हीं युवाओं के बल पर हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। और सावन के पावन महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त मेरठ के रास्ते अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ पहुंचकर कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद कांवड़ मार्ग पर बनाए गए मंच पर वो गए और CM योगी ने शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कांवड़ियों ने भी उत्साह के साथ बोल बम और योगी के नारे लगाए। इस दौरान CM योगी ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा और उनके स्वागत के लिए हम सभी पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। और लखनऊ में पर्यावरण शिक्षा और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की गई है। CSIR NBRI के बंथरा कैंपस स्थित महर्षि पराशर बायो रिसोर्स सेंटर में इको एजुकेशनल हब विकसित किया गया है। आज इसका डेडिकेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हब में इंडियन हेरिटेज गार्डन, पावन पथ, संकटग्रस्त पौधों के लिए विभव इनक्लेव और विभिन्न राज्यों के राज्य पौधों का भैरव इनक्लेव विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए प्रकृति
और भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत से जोड़ना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हब का निरीक्षण किया और कहा कि इस पहल का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। आने वाले समय से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रकृति और पर्यावरण को प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए समझ सकें। छात्र आकर के शोध भी कर सकते हैं, पर्यटक आकर के इसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के उस पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 52 स्वतंत्रता संग्रामियों के इतिहास, उनकी जीविका को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया उसकी कहानी को समेट करके एक बोटैनिकल गार्डन भी बनाया गया, हेरिटेज गार्डन। और आने वाले समय में जैसा कि आज भी विचार हुआ कि दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है। और भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 14 देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देने वाले भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। घोषणा पत्र में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही AI के बढ़ते दौर में रचनाकारों के अधिकारों और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत में इसी क्रम में स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री की पायलट पहल की भी घोषणा की गई। बैठक में संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के बीच सहयोग और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। और नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट में देश भर से करीब 2,500 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह भी है कि इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी एक साथ नजर आ रहे हैं। चैंपियनशिप का मकसद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराने के साथ साथ देश में कराटे को बढ़ावा देना है। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता युवा कराटे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का महत्वपूर्ण अवसर दे रही है। टोटल सभी खिलाड़ी, चैंपियन खिलाड़ी सब यहाँ आए हैं, जो AKF में, साउथ एशियन में, WKF में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब मेडल मारे हैं, मेडल लाए हैं। वो सब बच्चे इसमें खेल रहे हैं, वो सब खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये बच्चे लोग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है खिलाड़ी लोग को। यहाँ जब खेलते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है चैंपियन के साथ खेलना। तो ये लोग भी बच्चे में, खिलाड़ी लोग में निखार आता है और लगता है वो लोग के साथ खेलते हैं तो उसको सीखने को भी बहुत मिलता है। हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव रहता है और हम लोग को उन लोग से सीख भी मिलती है। कभी कभार कि कैसे खेला जाता है, कुछ हम लोग की गलतियाँ रहती है, उससे हम लोग सीखते हैं ये सारी प्रक्रिया से। कंपटीशन बहुत हार्ड था। फर्स्ट राउंड मध्य प्रदेश के साथ था, उसके बाद हरियाणा के साथ हुआ और भी जितने भी सर्विसेज वगैरह है टीम, उन लोग के साथ मुकाबला हुआ। कंपटीशन सब लोग तैयारी करके आए थे, पर बोला जाता है कि बिना कोच के गाइडेंस में आप नहीं जीत सकते हैं। तो जिस तरह से सर है राम सिंह यादव सर, वो गाइड करते हैं तभी हम जीत पाते हैं। हर एक सफलता के पीछे हमारे कोच का हाथ है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।